नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 9 पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। भोजन की आवश्यकता, भोजन के स्रोत। भोजन की आवश्यकता क्यों है और भोजन के स्रोत क्या क्या है, या भोजन हमको प्राप्त कहाँ कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानना है। पोषण एवं पोषक तत्व। पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, ये जानेंगे हम। जल एवं रेशेदार। रेशेदार को क्या कहते हैं, फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, रेशेदार को ही फाइबर कहते हैं हम। भोजन का महत्व, संतुलित आहार। तो जो फाइबर या जल एवं रेशेदार जो भोजन होते हैं, उनका क्या महत्व है, और संतुलित आहार किसको कहते हैं और इसका महत्व क्या है, ये भी जानेंगे। कुपोषण क्या होता है, अतिपोषण क्या होता है, एवं अभाव जन्य बीमारियां। ठीक, जो चीज़ ना हो उनकी वजह से क्या बीमारियां आती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भोजन। भोजन क्या होता है, किसको कहते हैं भोजन। जो खाना हम लोग खाते हैं वो सब कुछ भोजन है, लेकिन विज्ञान में ये कहा जाता है कि वे सभी पदार्थ जिन्हें हम ग्रहण करते हैं हमारे शरीर को, और उनसे हमको या हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे हम भोजन कहते हैं। यानी दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गए, ठीक, या और जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को अगर ऊर्जा मिलती है, ठीक, तो उसको हम, हर उस चीज़ को हम भोजन कहेंगे। जब कोई चीज़ हमारे शरीर में पचेगी तभी उससे हम ऊर्जा अपने शरीर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम दाल चावल खाते हैं, दाल चावल का हम मुंह से चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, तो ऐसे ऐसे जाके हर कई अंगों से होते हुए जाता है और उसका पाचन होता है। जब खाना अच्छे से पच जाता है तो उसमें निहित, उस भोजन में निहित ऊर्जा जो होती है वो हमारा शरीर अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार हमारे शरीर को भोजन में निहित ऊर्जा से शरीर को हमारे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर कोई भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है तो समझिए उससे हमको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। जब भोजन शरीर में पचेगा तभी उससे हमको ऊर्जा मिलेगी। अब तो ये तो हो गया भोजन। भोजन किसको कहते हैं ये आप लोग जान गए। भोजन एवं भोजन की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों है, तो अभी ऊपर ही आपने देखा कि हर उस चीज़ को हम भोजन कहेंगे जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी। तो यही आवश्यकता है हमारी, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए या जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा की कमी हो जाती है और हम किसी कार्य को आसानी से नहीं कर पाते, हमें थकान जल्दी महसूस होती है, ठीक, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होती। तो जब हम भोजन करेंगे और भोजन का पाचन अच्छे से होगा तो उसमें निहित ऊर्जा हमारे शरीर में आएगी, यानी भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। तो जब हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी तभी तो हम काम कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का कार्य हो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी। तो भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन की आवश्यकता हमें इसीलिए है क्योंकि उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें ताकत, ताकत का मतलब ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, उन्हें भोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, शरीर के पोषण के लिए जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। तो भोजन क्या होता है, जिस पदार्थ से या जिस पोषक तत्व को ग्रहण करने से या जिस भोजन को ग्रहण करने से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम भोजन कहते हैं। और जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है
वो हमें हमारे कार्यों को संपन्न करने में मदद करती है। इसीलिए भोजन हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। शक्ति मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं यहाँ पे, तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आपको पता है, पहले बच्चे छोटे होते हैं, ठीक, छोटे रहते हैं, उनकी हाइट भी छोटी होती है या उनका कद भी छोटा होता है, वो दुबले पतले होते हैं, लेकिन भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। जब पौष्टिक खाना खाते हैं तो उनका शरीर का जो विकास होता है वो अच्छे से होता है। तो पौष्टिक खाने का मतलब यहाँ पे कि वो जो खाना खा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं, वो उसी को हम पौष्टिक तत्व या पौष्टिक आहार कहते हैं। तो ये जो भोजन होता है वो हमारे ऊर्जा देने के साथ साथ हमारे शरीर की वृद्धि भी करते हैं। अब आते हैं भोजन का कार्य क्या होता है। देखिए, भोजन के कार्य, शरीर के तापमान को बनाए रखना, जिससे देखिए भोजन हम करेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा मिलेगी तभी हमारे शरीर का तापमान मेंटेन रहेगा, मतलब बना रहेगा। क्योंकि सामान्य और स्वस्थ मनुष्य के शारीरिक शरीर का ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक। शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। तो ऊर्जा शक्ति दोनों प्रदान करता है भाई। शक्ति, ऊर्जा रहेगी या शक्ति रहेगा तभी वो काम कर पाएगा। मांसपेशियों को सक्रिय रखना, जब ऊर्जा रहेगी तभी मांसपेशियां सक्रिय रहेंगी, यानी तभी हमारा हाथ पैर और अच्छे से हमारा शरीर के अंग सारे कार्य करेंगे। शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करना, जब हमारा शरीर, देखिए अगर हम कहीं, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है और हम एक ही जगह पे लेटे लेटे हमेशा रहते हैं, तो उससे बीमारियां हमारे शरीर को जल्दी लग सकती हैं। क्योंकि अगर शरीर कार्य नहीं करेगा तो कि मच्छर आके काटेंगे, मक्खी आके बैठेगी, तो इससे रोग आसानी से लग सकते हैं। हालांकि मच्छर के काटने और मक्खियों के बैठने से तो रोग होते हैं, लेकिन मच्छर काटता है या मक्खियाँ आती हैं तो हम, एनर्जी रहेगा हमारे शरीर में, ताकत अच्छी रहेगी तो हम उसको मारेंगे या उसको भगाएंगे। लेकिन जब ताकत ही नहीं रहेगी तो आप, मच्छर आके काटेगा, आप उसको भगा ही नहीं पाओगे, ठीक। तो इसीलिए भोजन आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारे शरीर में शक्ति रहती है, ऊर्जा रहती है। हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं, हमें बाहर के भी कार्य करने होते हैं। जैसे अगर हम सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा का व्यय होता है, खर्च होता है, ठीक है। ऊर्जा उसमें खर्च होती है। ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग मतलब जो हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, सिर्फ इतनी सी क्रिया में हम जो होता है वो ऊर्जा का व्यय होता है। लेकिन जब हम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या जिसको श्वसन कहते हैं, ठीक, श्वसन कहते हैं, उसमें जो होता है उसमें ऊर्जा बनती है। तो वो पूरा प्रोसेस, ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग श्वसन का ही एक भाग है। तो ब्रीदिंग में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन श्वसन में ऊर्जा बनती है या मुक्त होती है। कहते हैं श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है। देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब जो हम मलमूत्र करते हैं उसी को उत्सर्जन कहते हैं। श्वसन जो हम सांस लेते हैं और पूरे हमारे शरीर में जो कोशिकाओं से क्रिया होती है, और उसके बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उस पूरी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। पाचन जो हम खाना खाते हैं और उसके बाद जो पूरा खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, धीरे धीरे पचता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको मल कहते हैं या मूत्र कहते हैं, उसके रूप में हम उसको निकाल देते हैं। उत्सर्जन भी कहते हैं, जो मलमूत्र हम त्यागते हैं, निकालते हैं, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। आदि अनवरत होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त खेलने, कूदने, दौड़ने आदि में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो ये तो आप समझ गए, ऊर्जा हमारे शरीर को कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। अब आते हैं भोजन के स्रोत क्या होते हैं। देखिए, भोजन का मनुष्य के लिए
जो भोजन का कहा जाता है प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत हमेशा पेड़ पौधे ही होते हैं। अब जैसे इस तरह से कहा गया है, जैसे हम मान लीजिए मनुष्य दाल चावल ये सब खाता है, तो ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। चावल धान का पेड़ होता है, फिर धान निकलता है, धान को कूटते हैं तब फिर चावल मिलता है, ठीक, तो पौधा हो गया। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, वो वहाँ कहते होंगे आप कि वो तो मांस खाता है, तो फिर पेड़ पौधे से स्रोत कहाँ हुआ? देखिए, हम इंसान मांस ज़रूर खाता होगा, लेकिन जिस जानवर का मांस वो खाता है, वो पशु या वो जंतु किसी न किसी पेड़ पौधे को खाता होगा, या किसी न किसी जानवर को खाता होगा, वो जानवर पेड़ पौधा खाता होगा। तो जो प्राथमिक स्रोत है भोजन का, वो पौधा ही होता है। हाँ, मनुष्य के लिए जो स्रोत, सिर्फ स्रोत अगर पूछा जाता है, सिर्फ अगर स्रोत पूछा जाता, प्राथमिक स्रोत नहीं पूछा जाता, अगर प्राथमिक कहता है तो पेड़ पौधे ही कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सिर्फ स्रोत क्या है भोजन का, तो उसमें पशु भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं इसमें। अब आइए यहाँ देखिए, एक तालिका बनी हुई है। यहाँ पे खाद्य व्यंजन का नाम दिया गया है, यहाँ पे क्या क्या सामग्री इसमें प्रयुक्त होती है बनाने में, और इसके स्रोत क्या हैं। तो जैसे पालक पनीर की सब्जी बनती है, आप लोग खाए भी होंगे। उसमें क्या क्या लगता है? तेल लगता है, मसाला लगता है, पनीर लगता है, पालक लगता है, क्रीम अगर आप डालना चाहते हैं तो क्रीम भी डाल सकते हैं, नमक लगता है, वो चीज़ नहीं लिखी है लेकिन नमक भी लगता है, बिना नमक के सब्जी कैसे अच्छी होगी, ठीक, ये सारी चीज़ें लगती हैं। स्रोत कहाँ से है? तेल पौधे से आता है, सरसों का पेड़ होता है ना, उसी से तेल निकलता है। मसाले भी पौधों से आते हैं। पनीर दूध से आता है, दूध, पनीर जो है दूध से ही तो बनता है। दूध को फाड़ते हैं, फिर पनीर में उसको परिवर्तित करते हैं। पालक पौधा है, क्रीम भी दूध से ही आता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कुछ पदार्थ के नाम दिए हैं, जैसे रोटी। अब इसमें बताना है यहाँ पे कि रोटी में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या होती है, और यहाँ पे बताना है उनके स्रोत क्या है। जैसे रोटी गेहूं से मिलता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गेहूं, ठीक, यहाँ पे गेहूं लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? गेहूं का पौधा होता है, ठीक, यहाँ पे पौधा लिख देंगे। ऐसे ही ये सारी तालिका आप भरेंगे कि रोटी बनाने में पानी भी लगता है, ठीक, आग का भी इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है ना, रोटी तभी तो बनती है। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं, ये भी लिखना है। ऐसे ही केक का लिखना है, तो ये सब आप लिखेंगे सोच विचार के। अगर नहीं आता तो घर में मम्मी से पूछ लेंगे आप, जब आप सब लोग, तो मम्मी भी बता देंगी कि इसमें क्या क्या सामान लगता है इसको बनाने में, ठीक है। खीर है, खीर में दूध, चावल, मेवा डालते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक, तो ये सब कहाँ से मिलता है? चीनी हमको गन्ने से मिलता है। गन्ना क्या है? पौधा है। तो ऐसे ऐसे आप इसको लिखेंगे। तो जो ऊपर तालिका है, उससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, उपरोक्त तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्रियों के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। अनाज, सब्जी, फल, तेल, मसाले आदि के स्रोत पौधे हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, मछली, अंडा आदि प्राप्त होते हैं, ठीक, जंतु से हमको ये सब मिलते हैं। अब भोजन के पादप स्रोत, पादप मतलब पौधे, भोजन के जो पौधे वाले स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, वो देखिए। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं, ये तो मैंने बताया अभी। ये हमारे भोजन का एक बहुत अहम स्रोत है, मुख्य स्रोत है। ज़्यादातर चीज़ें हम ज़्यादातर खाने वाली चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। फल भी पौधे से प्राप्त होते हैं, दाल चावल ये सब भी पौधे से मिलते हैं। गेहूँ हो गया, ये भी पौधे से मिलता है, गेहूँ से ही तो आटा बनता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली खाते हैं वो सब पौधों से ही मिलते हैं। देखिए, पौधे के मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती, फूल व फल। पौधे में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती, फूल, फल, ये सब उसके मुख्य भाग हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ों को
हम भोजन के रूप में करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे मूली गाजर, मूली गाजर क्या है, जड़ है, तो ये भी हम खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके तनों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जैसे आलू, लहसुन, प्याज, ये तना होते हैं, तो इनको भी हम खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे धनिया, पालक। पालक क्या है, पालक पत्ता ही तो होता है, उसी को हम बनाते हैं और पालक की सब्जी तैयार हो जाती है। गोभी, बीन्स, बैगन, मटर आदि पौधों के कौन से भाग हैं? क्या आप ये सब जानते हैं कि बैगन कौन सा भाग होता है, बीन्स कौन सा भाग होता है? ये सब भी हम भोजन के रूप में खाते हैं ना। गोभी, बैगन, इसके अतिरिक्त लौकी, भिंडी, टमाटर आदि फल हैं। गोभी, बैगन, भिंडी, टमाटर, लौकी, ये सब क्या हैं, पौधों में जो फल वाला हिस्सा होता है वो फल होते हैं, ये सारी चीज़ें। मटर, बीन्स बीज होते हैं। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, ये सब सूखे मेवे हैं जिन्हें हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। ठीक, ड्राई फ्रूट भी इनको कहा जाता है। अब यहाँ तालिका दी हुई है, इस तालिका में लिखेंगे चित्र देख के, इसमें हम भरेंगे कि ये पौधे का कौन सा भाग है। जैसे लौकी, लौकी कौन सा भाग है, लौकी है हमारा फल। ठीक, ये फल है। गोभी भी हमारा क्या है, फल है या फूल है, गोभी का फूल कहते हैं, तो ये फूल हो गए। ठीक, ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे आलू है, आलू क्या है, आलू तना है। तो ये सब आप लोग भरेंगे। अब कुछ और भी जानते हैं, कुछ और भी जाने। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठा रस, मकरंद मतलब मीठा रस, फूलों से मीठा रस निकालती हैं, इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में सुरक्षित रखती हैं। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मकरंद को शहद कहते हैं या इसी को हनी कहते हैं। शहद स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। ये जो शहद होता है मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों द्वारा जो इनके द्वारा जो छत्ते में शहद लगाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभप्रद होता है। अब आते हैं पोषण एवं पोषक तत्व। पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है? पोषण क्या होता है, देखिए हम खाना खाते हैं, जो खाना या जो भोजन हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करे उसे हम पोषण कहेंगे। ठीक, पोषण में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी चीज़ें जब हमारे भोजन में उपलब्ध होती हैं तो वही भोजन हमारे लिए पौष्टिक आहार का काम करता है। उसी भोजन को हम पौष्टिक आहार कहते हैं। देखिए, अब हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि पके हुए भोजन के रूप में हम खाते हैं, जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि को हम कच्चे सलाद के रूप में खाते हैं। इसके अलावा दूध, दही, अचार, मुरब्बा इत्यादि भोजन के रूप में लेते हैं। अब ये सारी जो खाद्य सामग्री हैं, ये इनमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोग रखते हैं या स्वस्थ रखते हैं या हम वृद्धि में मदद करते हैं। इन्हीं तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं, पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। पोषक तत्व, पोषक तत्व जो भी खाना हम खाते हैं उनमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे हमारा शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है और निरोग रहने में वो हमारी मदद करते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम पोषक तत्व कहते हैं। अब यही पोषक तत्व जब हमारे शरीर की आवश्यकता, जैसे हमारे शरीर को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, विटामिन्स की आवश्यकता, कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की, तो जो भी खाना हम खाते हैं और उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सारी चीज़ों से जब हमारे शरीर की सारी आवश्यकताएं भोजन की या पोषण की पूरी हो जाती हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण या शारीरिक पोषण। ठीक है। अब देखिए, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन एवं खनिज लवण। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं पोषक तत्व के रूप में, और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए शरीर में तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस में पाया जाता है। देखिए यहाँ चित्र में दिया है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो पपीता, मक्का, गेहूँ, बाजरा, आलू, शकरकंद, चावल, आम, तरबूज, गन्ना, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। यानी शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला मंड अथवा स्टार्च जिसको कहते हैं, दूसरा चीनी अथवा ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार हो गए, एक तो स्टार्च, दूसरा ग्लूकोज। ग्लूकोज तो वही वाला ग्लूकोज समझ लीजिए जैसे ग्लूकॉन डी वाला प्रचार देखे ना टीवी में, या सुना होगा आप लोगों ने, ग्लूकॉन डी पीते ही ताकत आ जाती है, वही वाला ग्लूकोज समझिए, वही है ये एकदम। इसीलिए ग्लूकोज को कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, मतलब जो तुरंत का तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जो है वो तुरंत का तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से अर्जीड़ या मधुमेह रोग हो जाता है। अब देखिए एक दिक्कत भी है, आपने सुना होगा कि मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा खाने से मधुमेह या डायबिटीज़ जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो पोषक तत्व तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जितनी शरीर को ज़रूरत है उतनी ही लेनी चाहिए, अति मात्रा या अत्यधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। इसकी कमी से वजन में कमी, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, और अगर कमी हो जाए तो शरीर में दुर्बलता हो जाएगी, वजन में कमी हो जाएगा। तो बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उससे कम भी नहीं होना चाहिए। दोनों में दिक्कत होती है, ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज़ हो जाएगा और कम हो गया तो शरीर हमारा कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन पे। ये प्रोटीन तो पता ही होगा, आप लोगों ने सुना होगा प्रोटीन किस में मिलता है, दालों में। प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल है। और अगर नॉनवेज कहा जाए तो अंडा कहते हैं, अंडे में अच्छा प्रोटीन मिलता है, मछली में मिलता है। ठीक। तो प्रोटीन यहाँ से पाया जाता है। अब देखते हैं प्रोटीन कैसे हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, क्या है। चलिए, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ ये भी है, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बनिक पदार्थ है और प्रोटीन जो है वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। गेहूं, मक्का या मोटे अनाजों में कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपलब्ध या उपस्थित होते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के घावों को भरने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को विभिन्न रोगों, कीटाणु, जीवाणु से दूर रखती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने से हम जल्दी बीमार होते हैं। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अच्छी होती है उसको, उसकी जो बीमारियां होती हैं जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब हो गया अगर, तो वो जल्दी ठीक होगा। लेकिन जिसकी ये प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी उसके रोग जल्दी ठीक नहीं होंगे और उसको दवाई भी ज़्यादा खानी पड़ेगी। प्रोटीन एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन जटिल कार्बनिक पदार्थ है।
अब ये प्रोटीन मिलता किस में है? चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन आदि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें ये पाए जाते हैं। गेहूं में भी पाया जाता है कुछ मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन फायदेमंद है किसके लिए? त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए। प्रोटीन की मात्रा जब अच्छी होगी शरीर में तो उससे हमारा शरीर विकास करेगा, हड्डियाँ बढ़ेंगी, मांसपेशियाँ अच्छी तैयार होंगी, रक्त का निर्माण अच्छा होगा। ठीक है। अब ये प्रोटीन हमारे शरीर के घावों को भरने की भी में भी सहायता करता है और ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अब आते हैं वसा या फैट पे, जिसको फैट कहते हैं। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत हैं। अंडे, मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद वसा के जंतु स्रोत हैं। वसा की कमी से शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता से पाचन संबंधी दिक्कतें, मधुमेह, हृदय रोग आदि भी हो जाते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। देखिए, वसा का मतलब हो गया जो चर्बी होती है। ठीक है। जो चर्बी होती है, अगर शरीर में चर्बी है तो अगर आपको कुछ टाइम भोजन नहीं भी मिला तो शरीर उस चर्बी को गला के अपनी ज़रूरत भर का ऊर्जा बना लेता है। इसीलिए शरीर में फैट का होना ज़रूरी है। ठीक। मान लीजिए भोजन तो आप करते हैं लेकिन हो सकता है शरीर को ऊर्जा अधिक आवश्यकता हो, तो अगर आपके शरीर में फैट होगा, फैट का मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल फैट है, थोड़ा बहुत होना चाहिए शरीर में, तो नॉर्मल वसा अगर चर्बी शरीर में है, ठीक, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो जला के या किसी तरह इस्तेमाल करके वो अपनी ज़रूरत भर का ऊर्जा बना लेती है। वसा मिलता कहाँ कहाँ से है? जो सरसों के तेल होते हैं, सोयाबीन का तेल होता है, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल, ये सब तेल जो होते हैं ये पादप स्रोत हैं, यानी पौधे वाले स्रोत हैं वसा के। अंडे, मांस, मछली, दूध ये सब क्या हैं? वसा के जंतु स्रोत हैं। वसा की कमी से हमारा शरीर की जो कार्य क्षमता है, कार्य करने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वसा जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। ठीक। और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा बहुत अधिक हो गई तो दिक्कत क्या है? मधुमेह हो सकता है या डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जिस कहते हैं वो बढ़ जाता है। ठीक। तो उससे हृदय रोग भी हो सकता है। तो इसलिए वसा की मात्रा भी शरीर में सही होनी चाहिए। वसा, देखिए, शरीर में जब चर्बी रहती है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो अंदर के भाग हैं वो गर्म रहते हैं। ठीक। क्योंकि वो शरीर पे एक परत बना देते हैं जिससे बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाती, अंदर का तापमान बढ़िया रहता है, जिससे अंदर का तापमान बाहर नहीं आता, तो शरीर गर्म रहता है। अब देखिए, यहाँ पे तालिका दी है। अब इसमें बताना है किस भोज्य पदार्थ में क्या क्या उपलब्ध है। जैसे चावल में क्या होता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं होता, वसा नहीं होता। जलेबी, दही, गन्ना, समोसा, इन सब में क्या होता है? देखिए, समोसा में तो वसा होता है क्योंकि इसमें तेल होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है क्योंकि इसमें जो मैदा होता है। और तालिका में टिक लगा के अपनी कॉपी में लिख लेंगे या भर लेंगे। अब कुछ और भी जानते हैं। पोषक तत्व से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है। पोषक तत्व से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कैलोरी में मापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन का प्रयोग आवश्यक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि जो वसा होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है।
ठीक है। अब आते हैं विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन तथा खनिज लवण हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों एवं फलों से प्राप्त होते हैं। इनसे हमारे शरीर की विभिन्न रोगों में सुरक्षा होती है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। अब विटामिन जो होते हैं वो भी जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को कार्यानुसार अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है। ये विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। यद्यपि भोजन में इसकी अल्प मात्रा ही पाई जाती है, परंतु इनकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब देखिए विटामिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जो बी और सी विटामिन होता है ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, यानी ये पानी में घुल जाता है। लेकिन बाकी जो बचे हैं ए, डी, ई और के, ये पानी में नहीं ना घुल के वसा में घुलनशील होते हैं। अब नीचे एक टेबल बनी है, तालिका दी हुई है। इसमें देखते हैं कौन सा विटामिन का स्रोत क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और लक्षण क्या है। कैसे पता चलेगा कि ये रोग है? ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है। अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि, इन सब में मिलता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? रात में ठीक से दिखाई ना देना, ये इसका लक्षण है। रात में अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिए कि हो सकता है आपको रतौंधी हो। विटामिन बी देखिए, अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि, इससे क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है? होंठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना। जो त्वचा अगर फटती है आपकी तो हो सकता है आपको बेरी बेरी रोग हो। अब विटामिन सी देखते हैं कहाँ मिलता है। नींबू, आंवला, मौसमी या मौसम्मी जिसको कहते हैं, संतरा आदि। ठीक, खासतौर से जो खट्टे फल होते हैं लगभग उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। कमी से कौन सा रोग होता है इसके? स्कर्वी रोग होता है। लक्षण क्या है इसके? मसूड़ों में सूजन, दांत में या खून आना या मसूड़ों से खून आना, तो ये स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। विटामिन डी का देखिए, विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत तो सूर्य का प्रकाश है। सुबह के टाइम जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, समझिए उसमें सबसे अच्छा विटामिन डी का मात्रा हमको मिलता है। बाकी कहाँ कहाँ? मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश आदि, यहाँ सबसे विटामिन डी मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, या इसी को कहते हैं सूखा रोग। इसमें क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं एवं टेढ़ी हो जाती हैं, यानी जो हड्डियाँ होती हैं शरीर की वो कमज़ोर होती हैं। इसीलिए कहते हैं विटामिन डी का स्रोत या विटामिन डी शरीर में भरपूर होना चाहिए ताकि जो हड्डियाँ हों वो मजबूत हों। अगला देखते हैं विटामिन ई। अंडे, गेहूँ, हरी पत्तियाँ आदि, इन सब में विटामिन ई मिलता है। क्या होता है? पैरालिसिस या पक्षाघात, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई से जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो इसके वो जो लक्षण हैं वो क्या है? पक्षाघात में शरीर के अंगों का काम ना करना। पैरालिसिस आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी को जिसको फालिज भी कहते हैं, फालिज या पैरालिसिस होता है तो उसमें एक तरफ के शरीर के अंग होता है कि अक्सर काम नहीं करते लोगों के। तो विटामिन ई की कमी से ये होता है। और साथ साथ जो प्रजनन क्षमता होती है, अगर विटामिन ई की कमी है आपके अंदर तो प्रजनन क्षमता भी आपकी कम होगी। विटामिन के, सोयाबीन, हरी पत्तियाँ, अंडे आदि, ये क्या होता है? रुधिर स्राव। अब रुधिर स्राव का मतलब यहाँ जानिए, जैसे होता है ना हाथ कट गया या कहीं खरोच आ गई, खून बह रहा है तो खून अपने आप जम जाता है वहाँ पे। तो उसको जमाने का काम दो चीज़ें करती हैं।
उसमें दो भूमिका होती है, एक तो होता है प्लेटिलेट का और दूसरा विटामिन के का। क्योंकि अगर खून बहना नहीं रुकेगा तो इंसान मर जाएगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी और वो मर जाएगा। इसीलिए खून जम जाता है ताकि खून बहने ना पाए। तो उस खून को थक्का बनाने में या जमाने में विटामिन के का हाथ होता है। ठीक है, प्लेटिलेट और विटामिन के दोनों का हाथ होता है। चक्कर आना, इसके लक्षण देख लिए, चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, ये इसके लक्षण भी होते हैं। विटामिन के की कमी कैसे पता चलेगी, तो ये लक्षण हैं, इनसे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए हो सकता है आपको विटामिन के की कमी हो। अब आते हैं खनिज लवण पे। शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही सही किंतु अनिवार्य रूप से खनिज लवण का भोजन में आवश्यक या होना आवश्यक है। अब इसमें भी टेबल है, तालिका बनी हुई है। खनिज लवण में क्या क्या है देखिए, फ्लोरीन, जिसको एफ से दर्शाते हैं, तत्व का नाम है। खनिज लवण में ये तत्व होते हैं, ठीक, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब यहाँ तत्व का नाम है, यहाँ स्रोत है, उपयोगिता क्या है और कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला देखते हैं फ्लोरीन। स्रोत क्या है, पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन, तो इनसे फ्लोरीन मिलता है। उपयोगिता क्या है, दांतों का इनेमल निर्माण, दांतों का इनेमल, अब दांतों का इनेमल मतलब जो दांत होते हैं हमारे, इनके ऊपर एक परत होती है, उसी को इनेमल कहते हैं। ठीक, दांतों का इनेमल कहते हैं उसको। वो हमारे दांत की सुरक्षा करते हैं। कैसे, देखिए, वो इस तरह से, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे दांतों में झंझनाहट या लगे ना, क्योंकि जिसके ये इनेमल घिस जाते हैं, वो अगर ठंडा चीज़ पी रहे हैं तो उनको झंझनाहट लगता है, उनके दांतों में लगता है वो, या गर्म पीते हैं तो उनके दांतों में तब भी लगता है। तो उस चीज, ये ऐसी चीज़ ना हो, इसीलिए दांतों पे एक परत होती है जिसको इनेमल कहते हैं। तो वो बनती किससे है, फ्लोरीन से। ठीक है, कमी से क्या होगा, दांतों का इनेमल का क्षरण हो जाएगा, और जो क्षरण होगा तो फिर आप ठंडा गर्म पानी नहीं पी पाएंगे या चाय नहीं पी पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी पीने में। ठीक है, अब इस पे आते हैं पोटेशियम पे, के, जिसको के से दर्शाते हैं और कहते हैं पोटेशियम। स्रोत क्या है, मांस, दूध, अनाज, फल व सब्जी। जल संतुलन, ये जल का संतुलन करता है। इससे क्या होगा, अगर इसकी कमी हो गई तो डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन, या पानी की कमी हो जाती है इससे। इसकी कमी अगर है शरीर में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको। फिर आयरन आते हैं, जिसको एफी कहते हैं। मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जी, इन सब में आयरन मिलता है। रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायता करता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जो कहते हैं ना, इनके शरीर में इतना खून है, मतलब 14 पॉइंट खून है या 9 पॉइंट खून है, वो क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन बताते हैं कि 9 पॉइंट हीमोग्लोबिन है उनके शरीर में। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर अच्छी है तब तो रक्त अच्छा है, ठीक, आयरन की मात्रा अच्छी है। लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तो आपको इनीमिया हो जाएगा। इनीमिया एक तरह का रोग होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपको। इसलिए आयरन की मात्रा भी शरीर में अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं कैल्शियम पे, जिसको दर्शाते हैं सी ए से। दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज, ये सब क्या है, स्रोत। हड्डियों व दांतों का निर्माण, तो हमारी हड्डियां और दांत कैसे बने हैं, इनको बनाने में कैल्शियम का इस्तेमाल हुआ है। कैल्शियम की मात्रा भी है इसमें अधिकतम। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक, दांत कमज़ोर हो जाएंगे। तो इनके लक्षण क्या होंगे, इनसे दिक्कत क्या होगी, हड्डियां व दांत कमज़ोर हो जाएगा। अब फास्फोरस पे आते हैं। दूध, मांस, अनाज, इसमें पाया जाता है हड्डियां व दांतों का निर्माण। अब देखिए, कैल्शियम तो होता ही होता है, साथ में फास्फोरस भी होता है। हड्डियों के निर्माण में या दांतों के निर्माण में जो होता है, कैल्शियम फास्फोरस दोनों का रोल होता है। और भी कई चीज़ें हैं जिनका रोल होता है, लेकिन ये, इनकी मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फास्फोरस की कमी से हड्डियां एवं दांत कमज़ोर हो जाएंगे। अगर कैल्शियम की कमी है तो भी कमज़ोर हो जाएगा, फास्फोरस की कमी है तो भी कमज़ोर हो जाएगा। अब आयोडीन पे आते हैं। आयोडीन की कमी से आपने सुना होगा क्या होता है, घेंघा रोग होता है।
इसीलिए टीवी में प्रचार भी आता है आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, आता है ना, तो इसीलिए आता है कि आयोडीन की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। समुद्री भोजन खाएंगे तो उसमें आयोडीन मिलेगा, आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो भी आयोडीन मिल जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण, ये करता क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। चलिए अब आते हैं जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व, इनका महत्व क्या है, तो पहले तो रेशे जानते हैं। रेशे क्या है, विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ भोजन में रेशे की उपस्थिति भी अति आवश्यक है। रेशे अर्थात रफेज, या इन्हीं को फाइबर युक्त पदार्थ कहते हैं या फाइबर कहते हैं, जो सामान्यतः चोकर युक्त आटा, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो आटा होता है उसमें जो चोकर होता है उसी को हम रेशे कहते हैं या रफेज कहते हैं, ठीक है। जो चोकर होता है आटे में ना, उसी को कहते हैं फाइबर या रफेज या रेशे। दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। हालांकि रेशे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, किंतु इनकी भूमिका अपशिष्ट पदार्थ या मल को, अपशिष्ट पदार्थ मतलब ये जो मल होते हैं, को शरीर से बाहर निकालने में होती है। इनकी कमी से आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रह जाता है तथा कब्ज आदि अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। देखिए, रफेज जो होते हैं, जो फाइबर होते हैं, ये इनसे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व, खनिज लवण या ऐसा कुछ कुछ प्राप्त नहीं होता। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो खाना हम खाते हैं, अगर इनकी मात्रा है हमारे शरीर में, तो ये हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में बहुत मदद करते हैं। क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाती है तो जो मल होता है हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक रहता है, और ज़्यादा समय तक रहने के कारण फिर हमें कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं हमारे शरीर को। इसीलिए रफेज या रेशेदार भोजन का आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। यानी इसीलिए कहते हैं कि आटे से चोकर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। अब आते हैं जल पे। जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ये आप जान लीजिए। कैसे, देखते हैं। जल को अमृत कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए अमृत है, क्योंकि हमारे शरीर को हर थोड़े समय पे जल की आवश्यकता महसूस होती है, और अगर हम उस आवश्यकता को नहीं पूरा करेंगे और हम बहुत बहुत कम पानी पिएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। पानी की कमी अगर शरीर में हो गई तो उसको पूरा करना बहुत, एकाएक पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, जल हमारे जीवन का आधार है, हमारी अच्छी सेहत की कुंजी है, लेकिन आमतौर पर हम जल के महत्व को या महत्व से अनभिज्ञ रहते हैं। अक्सर हम दो ही वक्त पानी पीते हैं, एक खाना खाते समय और दूसरा जब हमें प्यास लगती है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। हमें प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर में 80% से ज़्यादा रोगों की वजह शरीर में जल की कमी है। देखा आपने, हमारे शरीर में जो पानी है, अगर उसकी कमी हो जाए तो समझिए बहुत सारे रोग हमारे शरीर को हो जाते हैं। अब अक्सर आप लोग खुद भी देखते होंगे कि आप लोग को जब प्यास लगती है आप तभी पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ पानी पीते रहना चाहिए। 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ पानी, या एक नहीं तो 2 घंटे बाद पीजिए, लेकिन 2 घंटे बाद कम से कम 1 गिलास पानी आप पीते रहिए, आधा गिलास पानी पीते रहिए, ताकि शरीर में 3 से 4 लीटर या 3 लीटर 2 लीटर पानी कम से कम जाए। आगे देखते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल है। कुछ फल सब्जियां में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक इससे हो जाती है।
देखिए खाने से, या जैसे सेब खाया हमने, सेब खाया या मौसम्मी खा लिया, संतरा खा लिया, तो उससे खाने से कुछ हद तक तो जल हमें मिल ही जाता है, लेकिन उतना जल हमको नहीं मिलता जितना हमारे शरीर को आवश्यक होता है। इसलिए पानी पीना और स्वच्छ पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। अब जल के कार्य क्या हैं ये जान लीजिए। पाचन के पश्चात शेष अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना या निष्कासित करना। जो मल हम निकालते हैं उस मल को निकलने में सहायता करना, साथ में जो मूत्र हम करते हैं, मूत्र की सहायता से मूत्र जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है। त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालना। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो पसीना ही नहीं होगा, और पसीना नहीं होगा तो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है। शरीर के तापमान को संतुलित करना। जो हमारा शरीर का तापमान है, पानी उसको संतुलित करने में भी मदद करता है। त्वचा को स्वस्थ रखना। इसीलिए कहते हैं, आपने सुना होगा कि डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना पानी पी सकते हैं पीजिए। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि पानी ज़्यादा पीने से पानी शरीर में रहेगा ही नहीं। आप इधर पिएंगे, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो मूत्र के रूप में निकल जाएगा। ठीक है। उससे पानी पीने से कभी पानी शरीर में बहुत देर तक नहीं रुकता, वो जितनी ज़रूरत है उतनी देर ही शरीर में रुकेगा। अब संतुलित आहार क्या होता है? पानी पीने से जो त्वचा होती है शरीर की वो अच्छी रहती है। ठीक है। तो ये भी आप जानिए संतुलित आहार क्या होता है। देखिए जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, यानी जो खाना हम खाते हैं वो आहार कहा जाता है उसको। ठीक। जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार ना लेने के कारण शरीर में पोषक तत्व की कमी होने लगती है, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है और विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। संतुलित आहार जितनी या शरीर को जितना पोषक तत्व या जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सारे चीज़ें ग्रहण करना ही संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। बहुत इसीलिए उसको संतुलन संतुलन से संतुलित बनाया गया है। ठीक है। इसीलिए इसको संतुलित आहार कहते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही लीजिए, ना कम लीजिए ना बहुत ज़्यादा लीजिए। कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक ना मिलना ही कुपोषण है। जैसे अगर आपको ज़रूरत भर का विटामिन डी नहीं मिलेगा तो आपकी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, नहीं होगी, हड्डियां नहीं बढ़ेंगी। जब हड्डियां नहीं बढ़ेंगी तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, हाथ नहीं बड़े होंगे। ठीक। तो इसी को कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, वसा नहीं खाएंगे तो शरीर में चर्बी नहीं आएगी, फैट नहीं आएगा, शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसका विकास नहीं होगा। तो इन्हीं सबको कुपोषण कहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आवश्यक संतुलित आहार अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उसी को हम कुपोषण कहेंगे। ठीक है। कुपोषण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो जाती है, जिससे शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है। यह प्रभाव बच्चों एवं महिलाओं में अधिक दिखाई देता है। अब कुपोषण के सामान्य लक्षण देख लीजिए। शरीर की वृद्धि रुकना। कुपोषण से शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। भाई आपको अगर प्रोटीन नहीं मिला या कैल्शियम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन मांसपेशियों रक्त का विकास करता है और कैल्शियम हमारे हड्डियों का विकास करता है, नहीं मिलेगा। विटामिन डी हमारे हड्डियों का विकास करता है, नहीं मिलेगा तो वृद्धि रुक जाएगी। मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ना। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा, जो चेहरा होगा वो पीला हो जाएगा, या जो शरीर की त्वचा है वो पीली हो जाएगी। शीघ्र थकान,
भाई शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, खाना नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा जब शरीर में, तो थकान जल्दी आएगी, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही नहीं बनेगी तो थकान जल्दी आएगी। चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होगा, कमजोरी तथा शरीर का वजन कम हो जाएगा। अब पोषण नहीं होगा तो वजन तो कम होना ही होना है, ठीक है। हाथ पैर पतले एवं पेट फूल जाना अथवा शरीर में सूजन आना, ये सब भी क्या है, कुपोषण के लक्षण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देखिए तालिका दी हुई है कुपोषण, यहाँ देखिए तालिका में, यहाँ कुपोषण जनित रोग, कारण, लक्षण और बचाव क्या क्या है वो देखते हैं। मेरेस्म्स, ठीक, ये एक कुपोषण, एक तरह का कुपोषण है। कारण क्या होता है, प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। लक्षण क्या है, कमजोर शरीर, दुर्बल चेहरा, धसी आंखें, झुर्रियाँ, त्वचा पे झुर्रियाँ, ये सब इसके लक्षण हैं। बचाव क्या होगा, संतुलित भोजन ही लेना है तभी इससे बचाव होगा। क्वासरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, शरीर में सूजन, हाथ पैर दुर्बल, बाल भूरे और पतले रहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन और या प्रोटीन युक्त भोजन ही करना चाहिए, ऐसे ऐसा खाना या ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, ठीक है, ये इसका बचाव है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। नाखून का सफ़ेद पड़ जाना, पैर में सूजन आना, भूख का कम लगना, ये सब क्या है, एनीमिया। आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे इसीलिए डॉक्टर कहते हैं आयरन युक्त भोजन करने के लिए आयरन की टेबलेट लीजिए, अगर ज़्यादा कमी है तो आयरन की टेबलेट लीजिए, या रेगुलर रोज़ाना अगर आप साग या हरी सब्जियां खाते हैं तो आयरन की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। कुपोषण के प्रभाव क्या होते हैं। कुपोषण से व्यक्ति का शरीर, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। देखिए अब इसको समझाया गया है एक चित्र में। देखिए कुपोषण का प्रभाव, एक प्रभाव देखिए, वजन में निरंतर कमी होगी, मांसपेशियां दुर्बल हो जाएंगी। फिर अगला, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होगी, संक्रमण या संक्रामक जो रोग होते हैं उनसे शरीर ग्रसित हो जाएगा। वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी हो जाएगी। शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर होना, बौद्धिक विकास अवरुद्ध होने से पढ़ाई में पिछड़ना। अगर कुपोषण होगा तो ये सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, इसीलिए संतुलित आहार करना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है, यहाँ से स्वास्थ्य का क्या नाता है वो देखते हैं। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। कोई पूछता है स्वास्थ्य क्या है, तो क्या कहेंगे, यह शरीर की वह स्थिति है या वो रूप है शरीर का जिसमें शरीर के सभी अंग, सारे अंग अंदर के हों चाहे बाहर के हों, वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं। यानी जब हमारा शरीर के सारे अंग अंदरी या बाहरी सुचारू रूप से कार्य करते हैं, जितने अंग हमारे पास हैं, ठीक है, जितने अंग हमारे पास हैं, अगर वो अंदर बाहर सभी अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो समझिए वो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है, वो अलग बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की याद करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, देखने की या लंबाई चौड़ाई मोटाई सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से सबका स्वास्थ्य भी अलग अलग होता है। शरीर को निरोग होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। यानी देखिए शरीर में कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य का यहाँ मतलब है कि वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हर तरह से एकदम फिट हो। देखिए शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। यानी निरोग होना तो चलिए ठीक है, निरोगी शरीर तो स्वास्थ्य में आता ही आता है, लेकिन साथ साथ मानसिक रूप से भी एकदम अच्छा होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन मानसिक रूप से भी उस व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी उसका समन्वय बना होना चाहिए। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। यानी कोई पूछता है स्वास्थ्य क्या है, तो कहेंगे जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरह से
शारीरिक समुचित कार्य क्षमता या सभी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से सभी कार्यों को अच्छे से कर पाता है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। भोजन तथा स्वास्थ्य के संबंध। अब भोजन और स्वास्थ्य में संबंध क्या है? देखिए, अब ये तो हमें पता है कि खाना खाने से ऊर्जा मिलती है। किसी चीज़ की अधिकता हो जाएगी शरीर में तो उससे भी हमको दिक्कत होगी, और किसी चीज़ की कमी हो जाएगी तो उससे भी हमारे शरीर की को दिक्कत होगी। जैसे मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होगा, और अगर मीठा कम हो गया तो ऊर्जा भी हमारे शरीर में कम बनेगी। ठीक है, दोनों दिक्कत होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि संतुलित भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, कि ना किसी की अधिकता हो ना किसी की कमी हो। अब यहाँ पे आते हैं सीधे तालिका पे। देखिए, यहाँ तालिका जो है, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो संबंध क्या है? अच्छा भोजन खाएंगे तभी हमारा, या संतुलित आहार खाएंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कार्य कर पाएंगे। तो ये भोजन और स्वास्थ्य में संबंध है। अच्छा, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया है, यहाँ पे यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर निरोग रहता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, अर्थात असंतुलित भोजन, जैसे चाट, पकौड़ी, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि, इनका सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, कभी कभार ठीक है, कभी कभार मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर में 3 बार 4 बार रोजाना खाना, तो ये सब असंतुलित भोजन में आ जाते हैं, करते हैं तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। तो ये संबंध हो गया। अब हमको क्या खाना, स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है क्या खाएं, और कारण, इसका कारण क्या है। गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस, शरबत का सेवन करना चाहिए, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है। फिर गुड़, लैया, चना, सत्तू का नाश्ता करें, पौष्टिक एवं सुपाच्य होता है ये। पराठा, रोटी का प्रयोग करें, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं ये। अंकुरित अनाज का सेवन करें, पौष्टिक एवं सुपाच्य होते हैं। अंकुरित अनाज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अंकुरित चना या अंकुरित गेहूं का सेवन सुबह सुबह करना चाहिए। फिर मौसमी फल अवश्य खाएं, रेशे प्राप्त होते हैं। रेशे, रेशे मतलब रफेज। अब रफेज का फ़ायदा क्या है ये आपको मैंने ऊपर बताया अभी। ठीक है, क्या होता है, उससे पाचन सही रहता है और शरीर की रोग से सुरक्षा होती है। फिर गर्मियों में दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ आदि का सेवन करना चाहिए, त्वचा स्वस्थ रहती है जिससे, तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास भी होता है। अ, पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन करें। देखिए, संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। समस्त पौष्टिक तत्व प्राप्त होने से शरीर स्वस्थ रहता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। घर में बने नाश्ते का प्रयोग करें, जैसे इडली, डोसा, सांभर, लहसुन, घर में जो कुछ भी बने। ठीक है, घर में जो कुछ भी बनता है आप घर का खाना खाएं। बाहर का जितना हो सके उतना कम खाने की कोशिश करें, क्योंकि घर का खाना ज़्यादा पौष्टिक और सुपाच्य होता है। ठीक है। देखिए, यहाँ भी दिया है क्या ना खाएं। अब ऊपर दिया था क्या क्या खाना है, यहाँ पे क्या नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करें। कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे कैलोरी बढ़ती है, जो हमारा वजन तेज़ी से बढ़ाती है और हमें मोटापा संबंधी कई रोग होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जान लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीने से वजन बढ़ता है और मोटापा भी बढ़ता है। ठीक है। बाजार में बने पकौड़ी, समोसा, खस्ता आदि ना खाएं। बाजार की बनी वस्तुओं में स्वच्छता एवं सफाई ना रहने से उन पर मक्खियाँ बैठती हैं, जिससे उनके पैरों में कीटाणु चिपक कर भोजन में आ जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, या जो लोग उसे खाते हैं वो बीमार अक्सर हो जाते हैं। नूडल्स व अन्य फास्ट फूड का प्रयोग कम करें। नूडल्स एवं अन्य फास्ट फूड हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं देते। ठीक,
जो शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होते। तो ये नूडल्स वूडल्स से आपको कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं मिलती। ब्रेड बन मैदे से बने भोजन का सीमित प्रयोग करें। गैर मौसमी फल ना खाएं। ब्रेड बन मैदे से बने भोजन अतिरिक्त वजन बढ़ाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा मौसमी फल एवं सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि गैर मौसमी फल महंगे होते हैं और तथा कम पौष्टिक होते हैं। तो जो मौसम के हिसाब से जो फल मिलते हैं आप उनका प्रयोग अधिक से अधिक करें, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं और थोड़ा सस्ते भी मिल जाते हैं। चाय काफ़ी सीमित मात्रा में सेवन करें। चाय तो कम पीना ही चाहिए, सबको पता है। चाय एवं कॉफ़ी में कैफ़ीन नामक नशीले पदार्थ के पाए जाने के कारण इनका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कैफ़ीन नाम का एक नशीला पदार्थ पाया जाता है चाय कॉफ़ी में। आवश्यकता से कम या अधिक भोजन ना करें। अत्यधिक या कम भोजन हमारे शरीर में कुपोषण पैदा करता है। ठीक है, अधिक खाना भी कुपोषण है और कम खाना भी कुपोषण है। ठीक है, चलिए। सड़क पर ठेलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ या पानी बतासे, चाउमीन, बर्फ गोला, कुल्फ़ी आदि सेवन ना करें। बाजार में वस्तुओं में धूल, गंदगी एवं कीटाणु आदि होने के कारण हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर सकते हैं। तो सीधा सिंपल सा बात है कि बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है। घर में चीज़ें को जो चीज़ें आती हैं उसको बनाइए, खाइए। ठीक है, कोशिश करिए कि भोजन में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण, रफेज और जल, इनकी मात्रा ज़रूरत भर की हो, तो जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कुछ और भी जानें। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद कर लेंगे, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल, हर वर्ष 7 अप्रैल को। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। भोजन मानव की प्राथमिक आवश्यकता है। बिना भोजन के मानव जीवित नहीं रह सकता। उसको ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को ऊर्जादायक या शक्तिदायक खाद्य पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण एवं जल हैं। संतुलित भोजन वह है जिसमें भोजन के सभी घटकों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी उपस्थित हों। उसको क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को वृद्धि कारक खाद्य पदार्थ कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, बहुत प्रमुख होता है, इसीलिए इसको वृद्धि कारक खाद्य पदार्थ कहते हैं। पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, कली या फल को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। विटामिन एवं खनिज लवण युक्त खाद्य पदार्थ को रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। आपका अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया है। जैसे दाल से पोषक तत्व मिलता है। दाल में कौन सा पोषक तत्व मिलता है? पता है हमको, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। तो ऐसे ही सारे अभ्यास प्रश्न आप देखेंगे। यहाँ पे सही गलत लगाना है। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो सही है, बिल्कुल रतौंधी होता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बिल्कुल सही है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे एक एक करके। पाठ सारा पढ़ा दिया मैंने, और इस पाठ के अभ्यास प्रश्न भी सरल हैं। आप कोशिश करेंगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसको ऊपर कर रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कहीं रोकना होगा तो आप वीडियो पे क्लिक करके उसका बीच वाला बटन दबाएंगे तो वीडियो वहीं रुक जाएगी। तो फिर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और उसका उत्तर फिर याद करके, या जब पाठ आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से खोज के लिखिएगा। तो ये हैं सारे अभ्यास प्रश्न आपके, ये सारे आप हल करेंगे। अब ये पाठ जो है वो आपका समाप्त हो गया है। पाठ अगर आप एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो
तो आप एक बार रिपीट कर लेंगे, दोबारा से वीडियो जब शुरू कर से देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। बहुत कठिन नहीं, बहुत बहुत ही सरल पाठ है। आप क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फैट या वसा, ये सब इस पाठ में है। ये भोजन के एक विभिन्न कारक हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, ये पाठ समाप्त हो गया। अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करिएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ जिनको ज़रूरत है, आपको लगता है कि इनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, तो उन सभी लोगों को शेयर भी करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट अगली वीडियो में।